हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और ये रहा मेरे पास फिजिक्स का आज का पेपर। आईसीएसई क्लास 10 का जो फिजिक्स एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। अभी हम पहले वीडियो में सेक्शन ए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा पेपर था और कैसा हुआ आपका पेपर, ये भी बताइएगा। सेक्शन ए में सॉल्व करूंगी, फिर सेक्शन बी के लिए नया वीडियो बना दूंगी, वो भी अपलोड कर दूंगी फटाफट आज ही। तो चलिए सेक्शन ए को हम देखते हैं कैसे थे क्वेश्चंस। एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट एमसीक्यू है, अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। इक्वल है और अपोजिट फोर्सेस है, बट दे आर नॉट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। तो यानी कि समझ लो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो एक फोर्स जो है वो यहाँ लग रहा है, ठीक है, दूसरा इसी की स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो कहीं इधर है, इधर लग रहा है। अपोजिट है, इक्वल है, लेकिन सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो अगर ऐसे फोर्स लगा तो बॉडी गोल घूमेगी। दैट मीन्स इन चारों में से होगा, इट विल हैव ओनली रोटेशनल मोशन। ओके, तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, मतलब वो क्वांटिटी दोनों दोनों पे डिपेंडेंट है। वो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। वर्क, पावर, एनर्जी, वर्क और एनर्जी का तो सेम ही यूनिट है। पावर वर्क से रिलेटेड है, वर्क अपॉन टाइम होता है, ये तीनों ही आपके स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ कपल जो है वो डायरेक्शन पे भी रिलेटेड है। मोमेंट ऑफ कपल इज वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल। जब कैंडल बर्न होता है तो केमिकल एनर्जी चेंज होती है किसमें, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में। तो ये यहाँ पे ऑप्शन क्लियर वैसे ही लिखा हुआ है, ऑप्शन सी, कि केमिकल एनर्जी हीट और लाइट एनर्जी दे रही है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from one optical medium to another, which of the following physical quantities does not change? Amplitude of the wave, frequency of the wave, wavelength of the wave, speed of the wave। फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंडेंट है, मीडियम पे नहीं डिपेंडेंट है। यानी कि जहां से निकल रही है, जिस चीज से आ रही है उस पे डिपेंडेंट है, कैसे निकल रही है, कहां से पास हो रही है उस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ए गामा रेज, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव, यही होगा पहला ऑप्शन ए करेक्ट है। गामा रेज, उसके बाद में विजिबल लाइट, असेंडिंग ऑर्डर, फिर लास्ट में सबसे बड़ा वेवलेंथ माइक्रोवेव्स का। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर, फॉर अ लीवर अ ग्राफ इज प्लॉटेड विथ लोड ऑन वाई एक्सिस एंड एफर्ट ऑन एक्स एक्सिस। ये ग्राफ है, ठीक है, वाई एक्सिस में लोड है और एक्स एक्सिस में एफर्ट है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप जो है आप लोगों ने मैथ्स में किया है ना, स्लोप y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 होता है, यानी कि हमेशा y अपॉन x ही होता है स्लोप, यानी लोड अपॉन एफर्ट होगा। लोड अपॉन एफर्ट इज द फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, तो ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, फॉर अ रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस द रेशियो ऑफ आई इज टू ओ, मतलब कि हाइट ऑफ द इमेज इज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2:5। 2:5 से समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है। देन द ऑब्जेक्ट इज, कहाँ रखा हुआ है वो बता रहा है, बिटवीन ओ एंड एफ, बिटवीन बियॉन्ड 2f, एट f, बिटवीन f एंड 2f। तो सबसे हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनता है जब वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। उसके बाद बियॉन्ड 2f रखते हैं तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब 2:5 का रेशियो हम उसमें दे सकते हैं। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बढ़ता जाता है, तो ये होगा बियॉन्ड 2f, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, next, a ray of light is incident normally on a face of an equilateral prism. The ray gets totally reflected at the second refracting surface. Second refracting surface में total internal reflection हो जाता है। The total deviation produced in the path of the ray is, देखो उसका मैं डायग्राम बनाती हूँ, जितने एंगल से वो देती हूँ जिससे कि आइडिया लग जाए अपने को। तो देखो इक्विलेटरल प्रिज्म है, इसलिए सारे डिग्री 60 60 60 है। एक रे यहाँ क्लियरली लिखा है नॉर्मली इंसिडेंट है, तो फेस पे एकदम सीधी सीधी चली गई, तो फर्स्ट फेस से 90 डिग्री से बिल्कुल सीधी यहाँ पहुंची सेकंड फेस पे। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, देखो ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि ये 60 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, तो ये एंगल 30 होगा। 30 मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे वो 60 होगा। तो
ये 60 डिग्री से ही वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके और सीधा ही जाएगी 90 डिग्री होते हुए नीचे निकल गई। ओके, नाउ बोल रहा है टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ द रे। पाथ ऑफ द रे था क्या? अगर प्रिज्म को हम इमेजिन करें नहीं है तो इसका एक्चुअल पाथ क्या होता? ये रे ऐसी की ऐसी सीधी निकल जाती है। जो मैंने ग्रे लाइन बनाई है ये पाथ का वो मतलब ये रे का वो पाथ है जो अगर प्रिज्म नहीं होता तो ऐसे निकल जाता, लेकिन रे निकली कैसे? ऐसे नीचे 90 डिग्री से। तो ये ओरिजिनल पाथ और अभी जो पाथ है इन दोनों के बीच का एंगल ही डेविएशन है। टोटल डेविएशन दैट इज 30 और 30 डिग्री मतलब टोटल में 60 डिग्री इज द आंसर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन अ क्लोज्ड सर्किट मतलब जब करंट फ्लो हो रहा है containing a bulb and a cell, the electromotive force and the terminal voltage is related as। ये तो हमारे पास फॉर्मूला है EMF is equal to V plus IR, मतलब R is internal resistance हो तो यानी ये हो गया V is equal to EMF minus IR। ओके, आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है अ मेटल पीस ऑफ मास 5 ग्राम हैज थर्मल कैपेसिटी 2.4 जूल पर केल्विन। ठीक है, मास 5 ग्राम है, थर्मल कैपेसिटी इतनी है, तो हम इसी से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल लेते हैं। पर लिखा हुआ है इफ द मास ऑफ द मेटल इज ट्रिपल्ड देन इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी। देखो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कितना मतलब अंदर घुसा करके ये क्वेश्चन पूछा है कि मास अगर मेटल का ट्रिपल कर दें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हुआ हीट कैपेसिटी अपॉन मास। अभी हम सोचेंगे अच्छा मास ट्रिपल हो गया, मास को 5 इंटू 3 कर दो, 15 कर दो, 15 करके सॉल्व करो, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो मास पे डिपेंडेंट ही नहीं है। एक बॉडी का मास कितना भी हो, कॉपर का भी मास आप 5 ग्राम ले रहे हो कि 50 ग्राम ले रहे हो कि 5 केजी ले रहे हो, कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो फिक्स ही होती है ना, इतनी है। ठीक है, वाटर की फिक्स होती है 4.2 है, तो ये तो फिक्स ही रहती है। तो यानी कि हम 5 ग्राम का 2.5 है, हम इसी से सॉल्व करके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल लेते हैं। हमको ट्रिपल करके नहीं निकालेंगे हम, वो रॉन्ग हो जाएगा। ट्रिपल करेंगे अगर मास को तो थर्मल कैपेसिटी भी तो चेंज होगी, थर्मल कैपेसिटी क्योंकि मास पे डिपेंडेंट है। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्या किया मुझे बताइएगा। ट्रिपल करके इसको तो नहीं सॉल्व करने की कोशिश तो नहीं करिए ना। खैर ट्रिपल करोगे तो आपको क्या पता ऑप्शन है भी कि नहीं, ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर में ट्रिपल वाला। ओके, तो ABCD से वैसे भी किसी को कंफ्यूजन होता तो सोच लेगा। चलिए मैं इसको करके दिखाती हूँ क्या आंसर आता है, लेट्स सी। अच्छा, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू थर्मल कैपेसिटी अपॉन मास किया, मतलब 2.5 अपॉन 5, 0.5 जूल पर ग्राम पर केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ गया आंसर अपना, है ना। तो ये ट्रिपल वाला ये थोड़ा सा ट्रिकी था। अभी असर्शन रीजन, असर्शन में दिया है एज द लेवल ऑफ वाटर इन अ टॉल मेजरिंग सिलेंडर kept under running tap rises, the pitch of sound gradually increases। समझ लो ये सिलेंडर है, ठीक है, पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, समझ लो पहले इतना था अभी इतना हो गया पानी, ठीक है, यहाँ तक पानी ही पानी है। अभी पानी है इसका मतलब एयर का कॉलम छोटा सा है, एयर का कॉलम सिर्फ इतना सा है, जितना छोटा एयर कॉलम होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब पिच ज्यादा। तो ये तो करेक्ट लिखा है असर्शन कि जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा पिच भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो पिच भी बढ़ता जाएगा। यस, असर्शन इज करेक्ट। अब रीजन क्या बता रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम। लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम, देखो अभी हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। अभी अभी मैंने यही समझाया ना, एयर कॉलम छोटा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे क्या देखो हम लोग बंगाल में बोलते हैं गोंडोगोल हो गया, तो ये मतलब ये गड़बड़ यहाँ पे लिखा है, वाटर कॉलम लिख दिया एयर कॉलम की जगह। अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो गए तो आपका ये सम भी गंडगोल हो जाएगा, यानी कि ये रॉन्ग हो गया। रीजन तो रॉन्ग है, वाटर कॉलम नहीं एयर कॉलम होता है, मतलब कि असर्शन करेक्ट है सी, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। ये भी ट्रिकी था। ओके, नंबर 12 लिखा है इन द सर्किट्स Y and Z द रेजिस्टर्स R1 R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलली पूछ रहा है। चलो देखते हैं। करंट जाता है प्लस से माइनस की तरफ, तो पहले Y में करंट ऐसे गया, फिर यहाँ बढ़ जाएगा, एक बार ऊपर से जाएगा
और R1 से होते हुए घूम करके नेगेटिव टर्मिनल में आया, ये एक पाथ है। दूसरा पाथ है नीचे से गया और R2 से होते हुए नेगेटिव में घूम जाएगा। तो ये दो पाथ हैं, Y तो पैरेलल है, दो पाथ हैं इसलिए। Z में देखते हैं, Z में प्लस से माइनस की तरफ जाना है, तो प्लस से यहाँ से निकला, फिर से दो पाथ में ये डेविएट हो गया, एक पाथ यहाँ से निकला, R1 से होता हुआ घूमा और फिर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये एक पाथ है। दूसरा पाथ प्लस से घूमा और इस तरफ राइट साइड में, फिर घुमा, फिर R2 से घूमते हुए नीचे आ गया। दोनों में ही पैरेलल ही दिख रहा है, पैरेलल इन बोथ द सर्किट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट P emits one alpha particle and transforms to a new element Q। एक अल्फा निकला और Q में चेंज हो गया, तो अल्फा निकला मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर कितना कम हो गया, -2, मतलब 2 कम हो गए। ओके, तो Q के पास में P से 2 कम एटॉमिक नंबर है, 2 कम प्रोटॉन्स है। What will be the position of element Q in the periodic table? हमको पता है पीरियोडिक टेबल में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहते हैं एलिमेंट्स, इसका मतलब सबसे कम एटॉमिक नंबर वाले पहले रहेंगे, फिर P जो है मतलब जो बड़ा जो है वो बाद में आएगा। तो Q पहले है ऑब्वियसली, क्योंकि एटॉमिक नंबर कम है। कितना कम है? 2 कम है, तो 2 ग्रुप पीछे होगा, तो 2 ग्रुप्स टू द लेफ्ट ऑफ P। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है each of the substances given below is supplied with same amount of heat। okay, lead, aluminium, copper, iron में same heat दे रहे हैं। which one will attain the highest temperature? हम same heat energy दे रहे हैं सबको, जिसका specific heat capacity कम है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जिसका specific heat capacity ज़्यादा है वो temperature 1 डिग्री भी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए उसको, हीट तो सेम ही मिल रहा है। इसका मतलब जिसका सबसे कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दैट इज लेड, तो ऑप्शन नंबर डी, उसमें ही टेम्परेचर सबसे पहले बढ़ेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में, ये मैग्नेटिज्म से हो गया चैप्टर से। लिखा है द फॉलोइंग फिगर शोज अ स्मॉल बार मैग्नेट फॉलिंग फ्रीली थ्रू अ कॉपर रिंग, ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है। फॉर द ऑब्जर्वर एट ए जो है मतलब जो देख रहा है वो ऊपर से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है इसको गिरते हुए नीचे की तरफ जाते हुए। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल बी, ओके, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हम कैसे पता करते हैं? लेंज लॉ से। लेंज लॉ क्या बोलता है कि जो भी मोशन होगा इसका मैग्नेट का, जो करंट है वो हमेशा उसको अपोज करेगा, यानी कि वैसा होने नहीं देगा। जैसे नॉर्थ पास आ रहा है तो ये इसको अपोज कैसे करेगा? नॉर्थ बन के, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करते हैं, तो ये नॉर्थ बन रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ से अगर ऊपर से कोई देख रहा है तो वो देखेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब ऐसे 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 घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, अच्छा, अभी जब फिर बोल रहा है कि अच्छा, इसमें ये क्या दिया है? क्लॉकवाइज व्हेन मैग्नेट इज अबव एंड बिलो द रिंग, अबव एंड बिलो दोनों का बोल रहा है। ठीक है, मैंने अबव का तो बता दिया, ऊपर से देख रहा है तो देख रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। अभी जब नीचे गया तो साउथ पोल जो है वो पास में, इस फेस ऑफ द लूप के, ठीक है, नीचे वाले फेस के पास में। तो अभी वो उसको दूर नहीं जाने देगा, साउथ पोल को दूर नहीं जाने देगा, तो वो अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि नीचे वाला ये जो पार्ट है ये नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल बनेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर बैठा है, ऊपर से वो देख रहा है। अभी देखो, अगर हमको कोई फेस ऑफ द लूप में बताना पड़ता है डायरेक्शन कैसा है, तो हम उस साइड से ही देखते हैं। मतलब इमेजिन करो आप नीचे से देख रहे हो, जब नीचे से आप नॉर्थ पोल बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है, अभी जैसे ये जो डायरेक्शन घूम रहा है ना, अगर आप नीचे से देखो तो आप देखोगे कि ये आपका
एंटी क्लॉकवाइज ही है, और ऊपर से देख रहे हो तब तो मतलब इसी तरीके से सेम है एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि इसका ऑप्शन होगा बी, एंटी क्लॉकवाइज व्हेन मैग्नेट इज अबव एंड बिलो द रिंग। ओके, दोनों तरफ ही नॉर्थ पोल बनाने की ही मतलब हाँ, दोनों तरफ ही नॉर्थ पोल बनाने की कोशिश कर रहा है। जब नीचे गिर रहा है तो भी नॉर्थ पोल बन रहा है, और जब नीचे से निकल के बाहर जा रहा है तो भी नॉर्थ पोल बना रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज व्हेन मैग्नेट इज अबव एंड बिलो द रिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट है नंबर 2। ये है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। अवे फ्रॉम द सेंटर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेवलेंथ ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिलेटेड नहीं है, मतलब डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट है हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग चेंज ऑफ फेस डिपेंड्स ऑन मास, चेंज इन टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मास पे डिपेंडेंट है, ज्यादा मास होगा तो जो हीट है वो ज्यादा लगेगी। नेक्स्ट है ईएमएफ ऑफ सेल इज डैश, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब जब करंट नहीं चल रहा हो, जब करंट नहीं पास हो रहा होता है, उस टाइम में ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज इक्वल रहते हैं, मतलब ये वाला। नेक्स्ट है इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द टर्न्स रेशियो इज मोर देन वन ही होता है स्टेप अप में। द न्यूक्लियर रेडिएशन विथ लोएस्ट आयनाइजिंग पावर इज, दैट इज गामा रेज। गामा रेज इतनी फास्ट होती है, सीधी निकल जाती है, तो आयनाइज नहीं करती आसपास के एयर को, तो गामा। ओके, नेक्स्ट है अ नॉन यूनिफॉर्म काइट इज हैंगिंग फ्रीली फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री एज शोन। ये नॉन यूनिफॉर्म है। स्टडी द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। ये काइट है, 4 पॉइंट दिए पी क्यू आर एस, हमको फिल इन द ब्लैंक में बोल रहा है इनमें से विच इज द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, सो देखो ये एक लमेना था जिसमें मतलब आपके बुक में, उसमें दिखाता ये कि आप कैसे मीडियंस खींचते हो, और तीनों साइड से ट्रायंगुलर लमेना था, तो तीनों साइड से वो मीडियन जहाँ पॉइंट पे मिलते हैं वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो यहाँ पे अगर ये पेंटागनल तरीके का एक है कुछ काइट, तो आप देखते हो सबके आप ना मीडियंस खींचो, आपको कहाँ ऑलमोस्ट लग रहा है, देखो। तो देखो मैंने सारे पॉइंट से मीडियंस खींचे, तो सारे के सारे ऑलमोस्ट क्यू के पास पे हैं, तो प्रोबेबल पोजीशन जो है वो ऑलमोस्ट क्यू है। तो यहाँ पी क्यू आर एस में हमारे पास क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये सॉरी मतलब क्यू है। ओके, और सपोर्ट योर आंसर टू ए विद अ रीजन, तो हम यही बोलेंगे कि जो मीडियंस जहाँ मैच मिलते हों वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, कि मैक्सिमम मास जो होता है वो वहाँ पे सेंटर पे एक बॉडी के लगा हुआ रहता है, तो दैट इज क्यू। ओके, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है साउंड वेव का। लिखा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग वायर इज गिवन बिलो। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ विल यू एडजस्ट द टेंशन इन द वायर टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ पी आर। पी आर जो है वो एक टाइम पीरियड दिया है, ठीक है, एक वेव यहाँ खत्म हो रही है पी से आर पे, मतलब ये टाइम पीरियड है। तो बोल रहे रिड्यूस पी आर मतलब टाइम पीरियड को कम करना हो, तो टाइम पीरियड अगर कम करना है तो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, बिकॉज टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव के। तो टाइम पीरियड को अगर कम करना है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो। तो हाउ विल यू एडजस्ट द टेंशन, टेंशन हम फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाएंगे, हम जो वायर है उसको टाइट कर देंगे। ठीक है, तो एडजस्ट कैसे करेंगे टेंशन को, वायर को, कि हम उसको टाइट कर देंगे वायर्स को, और जिससे कि टाइम पीरियड फास्ट हो जाए। और फिर लिखा है विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय द रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ पी आर। साउंड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पे साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है पिच। ठीक है, पिच ही तो फर्क हुआ ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ा है मतलब पिच बढ़ा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है रे ऑफ लाइट एंटर्स अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब सबमर्ज इन वाटर। पानी में एक ग्लास है, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 55 डिग्री पे वो एंटर कर रहा है। Does this ray undergo total internal reflection when it moves from water to glass? Justify your answer. Critical angle for glass water interface 54 degree. अच्छा, देखो क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा एंगल होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होता है, मतलब 54 से बड़ा 55 है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, जो तो है, और दूसरा कंडीशन ये है कि रे जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही हो। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, वाटर से ग्लास यानी रेयरर से डेंसर पे जा रहा है। तो आप जस्टिफाई में यही लिखोगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, but water to glass, that means rarer to denser, so total internal reflection is not possible, right? Number 2 है, according to the new color convention, which color of wire is connected to the metal body of the appliance? metal body में earth wire connected रहता है। earth wire का color जो है या तो green है या फिर yellow है, according to new convention, दोनों में से कोई भी color हो सकता है। स्विच ऑफ द अप्लायंस लाइव वायर से कनेक्टेड रहता है। न्यू कन्वेंशन के हिसाब से उसका कलर होगा ब्राउन, ठीक है। ओल्ड कन्वेंशन में रेड था, न्यू कन्वेंशन में ब्राउन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का पार्ट ए है, विच ऑफ द टू ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट produces a varying magnetic field when it flows through a conductor? varying magnetic field जो है वो AC देता है, मतलब alternating current देता है, डायरेक्ट करंट नहीं देता। स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई इन इंडिया, ये तो इजी है, ये है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज लिखो या 50 HZ लिखो, कुछ भी लिख दो। ओके, नेक्स्ट है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 200 ग्राम ऑफ पैराफिन वैक्स टू मेल्ट कंप्लीटली एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट होने के लिए कितना हीट चाहिए, मतलब कि ml लेंगे हम, मास इनटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वही लिखा हुआ है यहाँ पे 146 जूल पर ग्राम ही है, यानी हमको ग्राम को केजी में भी नहीं चेंज करना। तो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ हीट आएगा m × 12 करने से 292, दैट इज 29,200 जूल। ओके, नेक्स्ट है, कॉपर वायर इज वूंड अराउंड अ स्टील बार FT, current is allowed to pass through the coil for some time and then the bar is removed, ठीक है। draw only the magnetized bar FT and mark its poles। देखो हमको, ऑल्दो हम ड्रॉ जब आप लोगों ने किया होगा तो आपको पूरा करंट का डायरेक्शन और नहीं देना था, बट अभी समझने के लिए हम करंट का डायरेक्शन यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। तो प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, मतलब करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर नीचे से आएगी, मतलब ये पूरे टाइम ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ एरो है इसका। तो इसके हिसाब से अगर हम फेस ऑफ द लूप के हिसाब से देखें F में, तो F में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब कि F जो है वो नॉर्थ, T में क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब यहाँ पे साउथ पोल होगा। और अब हमको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखानी है, दो नॉर्थ से निकल रहा होता है, तो नॉर्थ से निकल रहा है, ऐसे दिखा दो, एक स्ट्रेट दिखा दो, 3 दिखा दिया है तो कोई 2 ही दिखाते तो चलता। और यहाँ पे जो है साउथ की तरफ वापस आ रहा है, तो वो घूम करके एक आ रहा है, ठीक है, एक सीधा वाला आ रहा है, वो दिखा सकते हो। अंदर वाले पूरा ही दिखा सकते हो, ये पूरा गया यहाँ तक, ये ऊपर तो, अंदर तो सीधे ही होते हैं ना, अंदर सीधे होंगे, तो इस तरीके से आप और एरो दिखा दोगे आप, ठीक है। अंदर में साउथ टू नॉर्थ, बाहर में नॉर्थ टू साउथ। ओके, नेक्स्ट है, अ करंट फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्टेट द चेंज यू वुड एक्सपेक्ट इन इट्स रेजिस्टेंस, इन इट्स रेजिस्टिविटी। देखो डायरेक्टली तो टाइम से रिलेटेड नहीं है आपका ये कोई भी बॉडी का रेजिस्टेंस, लेकिन थोड़ा सा सोच के देखे तो जब ज्यादा टाइम तक करंट पास होगा एक मेटल से, एक बॉडी से, कंडक्टर से, तो ज्यादा टाइम तक पास होगा तो उसका हीट मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नाउ टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इनडायरेक्टली तो रिलेटेड है ना। ज्यादा टाइम तक अगर करंट गया तो टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हो। और रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी भी तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ गई। तो इसमें आप ये चीज लिखोगे कि ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, राइट। तो दोनों इंक्रीज होंगे। ओके, नेक्स्ट है, क्यूरियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद द सिंबल, ये दिया है क्यूरियम, इसका मास नंबर 247 और एटॉमिक नंबर 96 है, नेम्ड इन ऑनर ऑफ मैडम क्यूरी। The graph of number of protons versus number of neutrons for same elements are shown below. Protons ऊपर है, neutrons नीचे है, ठीक है। पहला पूछ रहा है, which point on the graph indicates the element Cm, मतलब क्यूरियम। तो 96
अभी देखो ये आर क्यूब ये तीनों 96 में, तो हमको न्यूट्रॉन्स पता होने चाहिए। न्यूट्रॉन्स पता करते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 247 माइनस 96, तो हमारा आंसर आया 151 न्यूट्रॉन्स। 151 न्यूट्रॉन्स है। अब हम देखते हैं इसे ग्राफ में कहाँ आता है 96 और 151। तो देखो 151 जो है 150 और 152 के बीच में, और 96 है, दोनों को हमने ऐसे जोड़ा तो P मिल रहा है हमको। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विच पॉइंट इंडिकेट्स क्यूरियम, तो वो पॉइंट P होगा, ठीक है, P। Now next है which point on the graph indicates daughter nucleus after curium undergoes radioactive decay of 1 alpha followed by 2 beta। तो 1 अल्फा निकल जाए फिर 2 बीटा निकल जाए, पहले तो देखते हैं कि वो जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियाइड सिंबल क्या होगा, मतलब उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या होगा, और फिर देखते हैं उसमें न्यूट्रॉन्स कितना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये बोल रहा है डॉटर न्यूक्लियस का मास नंबर निकालो, तो निकालना ही है अपने को, तो निकाल देते हैं तो हम एग्जैक्टली पॉइंट भी बता पाएंगे। ठीक है, 247 और 96 है ना। ओके, नाउ बोल रहा है कि एक अल्फा और 2 बीटा निकल गए, तो एक अल्फा और 2 बीटा निकला तो मास नंबर अल्फा निकलने पे -4 हुआ, बीटा निकलने पे कोई चेंजेस नहीं होती इसलिए 0 0 रखा मैंने, तो 243 मास नंबर रह गया। और एटॉमिक नंबर अल्फा निकला तो 2 हुआ कम, और बीटा निकला तो 1 बढ़ा, तो 2 बार बीटा निकला तो 2 बढ़े, -2 + 2 कट गया, 96 इज द एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रॉन्स कितने हुए, 243 माइनस 96 दैट इज 147। अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन्स 147 और प्रोटॉन्स 96 हो, वो कौन सा पॉइंट है। तो वो पॉइंट हमको दिख रहा है 147 से 96 ये मैच हो रहा है, वो R है, यानी कि वो पॉइंट होगा R। और नेक्स्ट बोल रहा है मास नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, देखो मास नंबर तो हमने यहाँ पे निकाला है 243 है, तो वही होगा 243, ये मास नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन बी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, तब तक आप सेक्शन ए से टैली करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका पेपर कैसा हुआ, और क्या आपको मेरे ये जो सोल्यूशन है ये सही लग रहे हैं या आपने अलग किया है और मेरे आपको सोल्यूशन अलग लग रहे हैं। ठीक है, बताइएगा मुझे। ओके, बाय बाय, जय हिंद।